Hi everyone, how are you all doing? I welcome you all to this amazing learning channel and let's get started with the revision of the last lecture. This is the part 4 of the chapter cell. Okay, ये है part 4 of the chapter cell and now हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, then we will going to start with some questions and then with our new concept. ओके सो सेल वॉल पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल, plasma membrane is also known as a cell membrane. I have told you many times that plasma membrane is also known as a cell membrane. सो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972. और वहाँ पर क्या बताया था? यू कैन से कि बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है. फॉस्फोलिपिड्स आर देयर, उनका बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है. कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, शुगर, इंटीग्रल प्रोटीन्स, मैनी थिंग्स आर प्रेजेंट. ओके, इंटीग्रल प्रोटीन्स, विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स? Remember there are two type of proteins, integral and peripheral proteins. Okay, so integral proteins तो वो होते हैं जो कि partially या फिर totally plasma membrane के अंदर होते हैं, and peripheral proteins उस type के proteins होते हैं जो कि periphery या फिर boundary पे present रहते हैं. ओके, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लिप फ्लॉप और लेटरल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है. फ्लिप फ्लॉप मीन्स फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू अदर. फ्लिप फ्लॉप है ना, फ्लिप फ्लॉप वन टू अदर. एंड लेटरल मीन्स एक ही लाइन में, दैट इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब कि वहाँ पर मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे चल रहा है. और अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें, सो दिस इज द टेल एंड यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट चल रही है. नाउ अगैन द लास्ट थिंग इज कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द हेड पार्ट और द पोलर बॉडी. यू कैन से दिस इज द हेड पार्ट और द हाइड्रोफिलिक बॉडी. हाइड्रोफिलिक, ओके, एंड दिस इज द टेल पार्ट एंड द हाइड्रोफोबिक. इसीलिए टेल पार्ट रहता है सेल की टुवर्ड्स ताकि ये एक्वस इन्वायरमेंट से बचा रहे, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इज टुवर्ड्स द वाटर. सो कमिंग ऑन टू द सेल वॉल. सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. आउटर मोस्ट बट डेड बाउंड्री टू प्लांट सेल इज सेल वॉल. डेड लेयर होती है ना, बैक्टीरियाज में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, बट एनिमल्स में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, मिडल लैमेला. Let's come on to these points. Primary wall is the outermost layer, thin elastic composed of cellulose, hemicellulose and pectins. Okay, so primary wall से ही cell to cell interaction होता है. ठीक है, यहाँ पे दो यू कैन से दो प्लांट सेल है यहाँ पर, और ये इस वाले प्लांट सेल की प्राइमरी वॉल, ये इस वाले प्लांट सेल की प्राइमरी वॉल. सो प्राइमरी वॉल इज गोइंग टू हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन. Now secondary wall is rigid thing and composed of cellulose. S1, S2, S3 I have told you yesterday. So cellulose होता है यहाँ पे hemicellulose. ठीक है, pectins absent in meristem cells. देखो मेरिस्टम सेल्स किस टाइप के सेल्स होते हैं? मेरिस्टम सेल्स आर द टाइप ऑफ सेल वेयर वहाँ पर ग्रोथ कभी नहीं रुकती है ना. मेरिस्टम सेल, मेरिस्टमैटिक सेल्स में, ठीक है, मेरिस्टमैटिक सेल्स में क्या होता है? ग्रोथ, सेल ग्रोथ क्या रहती है? कॉन्टिन्यू. ओके, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस. बट ये जो सेकेंडरी वॉल है ना, द सेकेंडरी वॉल वहाँ प्रेजेंट होती है जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. ग्रोथ जब स्टॉप हो जाती है एंड वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर प्लांट है वो अपनी ब्रेड्थ में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर सेकेंडरी वॉल आती है. इसीलिए यहाँ जो है मेरिस्टम सेल्स में सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट. Tertiary wall is present only in tracheates of gymnosperms and composed of hemicellulose and xylem. Middle lamella. Talking about the middle lamella is a cementing layer between two cells. है ना, ये मैंने आपको कल बताया था, डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कराया था. So middle lamella consists of calcium and magnesium. Pectates, amount of calcium is more. Okay, so now coming on to the structure. दिस इज द स्ट्रक्चर. हियर आप फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो. ओके, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, प्राइमरी वॉल एंड द मिडल लैमेला. दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. So this is the first question. Continuity of cytoplasm from cell to cell.
कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, दैट इज लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू दैट यहाँ पर दो सेल्स रहेंगे, ठीक है, एंड इनके बीच में इंटरेक्शन का देयर इज़ नो वे ऑफ डूइंग इंटरेक्शन। सो यहाँ किस तरीके से इंटरेक्शन होगी, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर क्या रहेंगे, इस तरीके से इंटरेक्शन पॉइंट्स रहेंगे। सो दीज आर द इंटरेक्शन पॉइंट्स, यहाँ से क्या होगी, इंटरेक्शन। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि यहाँ पर दोनों के साइटोप्लाज्म आर मीटिंग ना, इसका साइटोप्लाज्म, सेल टू सेल साइटोप्लाज्म इज मेंटेन थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट्स कॉल्ड, उसका नाम बताना है हमें उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का, दैट इज ER, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस और प्लाज्मोडेस्माटा। सो यू हैव 5 seconds to answer this question. Okay, so plasmodesmata is the correct answer. Plasmodesmata. Okay, ER or what? ER is a you can say ER is the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस आर अनदर कॉन्सेप्ट एंड द प्लाज्मोडेस्माटा इज द राइट आंसर. Okay, so coming on to the next question, that is saying choose the incorrect statement regarding the cell membrane. You have to choose the incorrect statement. Remember, ये ध्यान रखा करो, incorrect पूछा है, correct नहीं पूछा, incorrect पूछा है. So generally smaller molecules pass easily and readily than the large molecules. Water soluble substance pass through it less readily than lipid soluble substances. Membranes are selectively permeable or none of these. Okay, so you have 5 seconds to answer this question. So let's come on to the answer. Now it's saying, यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग that generally smaller molecules pass readily. छोटे मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर जल्दी से चले जाते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में स्मॉल मॉलिक्यूल जल्दी से चले जाते हैं. यस, दिस इज़ राइट. हमेशा स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी छोटी चीज़ होगी वो जल्दी से ही, जैसे डिफ्यूजन भी करना हो या फिर किसी भी टाइप का कोई भी चीज़, ऑस्मोसिस वगैरह कोई भी चीज़ करनी हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल जल्दी कर लेते हैं. सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. That is, it is a correct statement but not the correct answer. Next is the water soluble substance pass through it less readily than lipid soluble substance. Yes, this is also correct one. Water soluble substance mean a lipid soluble substance. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस में ये एक तरह से ऐसी मूवमेंट क्यों होती है, मतलब लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थोड़ा जल्दी क्यों मूव कर पाते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में. सो इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, यू शुड गो टू द लास्ट वीडियो. Membranes are selectively permeable. Cell membrane. Yes, of course, cell membrane is selectively permeable. So, बचा कौन सा option? None of these. None of these is the correct answer. That none of these is the incorrect statement. All are correct statements. So, I hope this question is also clear to you. Okay. So, moving further, this is the diagram of the cell. You can say cell membrane or the plasma membrane. We have discussed in the last lecture. And revising again, here this is these are the polar heads. ये सब क्या है, polar heads हैं, ठीक है. लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं. ये नॉन पोलर टेल्स हैं. ये पूरी जो टेल्स है ना, ये नॉन पोलर हैं, पोलर हेड्स हैं. ओके, नाउ एक्स्ट्रा सेल्युलर मीडियम, इंट्रा सेल्युलर मीडियम, यू कैन से पोलर पोर आर गिवन हियर. So you can note down the differences between the primary wall and the secondary wall. So coming on to the endomembrane system. Now this is the endomembrane system. Okay, so coming on to the NCERT. While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system. अब आप सबको पता है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर लिया कि जो हर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में. ऑर्गेनल, आई हैव टोल्ड यू ऑर्गेनल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर द ऑर्गेनल्स. सो ऑर्गेनल, जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, दे ऑल हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन. गोल्जी apparatus का अलग फंक्शन है, न्यूक्लियस का अलग फंक्शन है, एंड द राइबोसोम्स हैव डिफरेंट फंक्शन.
ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ओके, सो आपसे पूछता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस तरीके से अरेंज रहता है, हाउ एनी ऑर्गेनल और द डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज द फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, इसीलिए वो एक ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर बात हुई है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडो से आप क्या रखोगे यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो से ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड एंडो से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होते हैं गोल्जी अपैरेटस, तो उसको भी भूलना नहीं है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कौन रहते हैं, जैसे इस तरीके से होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यहीं पर इसी तरीके से प्रेजेंट रहते हैं गोल्जी अपैरेटस। ओके, एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, दीज ऑल आर टुगेदर एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अब देखो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शन ना थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के कंपैरिजन में the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated, इस वजह से ये इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या हुआ, जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हुए भी वो कहीं ना कहीं एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्मिंग द फंक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर यू कैन सी यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड न्यूक्लियस के पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस से बिल्कुल न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, this is the rough endoplasmic reticulum and this is the soft endoplasmic reticulum. So why rough endoplasmic reticulum is known as rough, यानी कि endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum तो हम बोलते हैं that is RER and SCR, but why so? बिकॉज RER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर प्रेजेंस है राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, देन दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस रफ लगेगी। एंड अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है ना, सो इट विल अपीयर लाइक स्मूथ, सो उसकी सरफेस स्मूथ लगेगी। सो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो हियर आर द राइबोसोम्स प्रेजेंट। ओके, नाउ हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर। हम गोल्जी अपैरेटस के बारे में देख लेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से ही हमें किसकी स्टडी से ही हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी का अच्छे से पता लगा ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो यहाँ पर एज यू कैन सी हियर ये क्या है, एक तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना। सो यहाँ पर टाइनी ट्यूब, अभी ये ट्यूब की फॉर्म में भी है एंड इट्स अ लाइक नेटवर्क। सो दिस इज टाइनी ट्यूब्यूलर नेटवर्क स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं ना, मतलब दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस एंड यहाँ पर ये थोड़ा साइटोप्लाज्म के एरिया में ही प्रेजेंट रहता है। ओके, सो यहीं से क्या कह सकते हैं हम कि द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अब इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को वी कॉल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal inside ER and extraluminal cytoplasmic
कंपार्टमेंट्स. नाउ अब ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल की बात कर लेते हैं हम. इफ वी टॉक अबाउट दिस ना, सो दिस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक एरिया, है ना. साइटोप्लाज्मिक एरिया में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है. यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जो चीज़ें होती है ना, यानी कि अंदर का जितना भी सामान है ना, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनल स्पेस. अंदर का स्पेस नोन एज द ल्यूमिनल स्पेस. ठीक है, क्लियर टू क्लियर, यानी कि इनसाइड ईआर. अब जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आकर दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. दो कंपार्टमेंट्स, एक तो वो कंपार्टमेंट होगी जो कि हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ले रखा है, एंड सेकंड वन इज दैट कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिना है, दैट इज फ्री ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस रहेगा उसको हम कहेंगे ल्यूमिनल स्पेस, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर रहेगा दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, और द साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट्स वाला स्पेस हो जाएगा. ठीक है. नाउ ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स. दिस आई हैव टोल्ड यू दैट ईआर, जिस ईआर के पास राइबोसोम्स होंगे आउटर सरफेस पे, दैट टाइप ऑफ ईआर इज नोन एज अ रफ ईआर, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. In the absence of ribosomes, they appear as smooth and it's called SER, smooth endoplasmic reticulum. RER, अब देखो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं. दे पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो RER is frequently observed in the cells, actively involved in protein synthesis and secretion. ठीक है, हमने राइबोसोम देखा था ना कैसे प्रोटीन को कन्वर्ट करता है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, है ना. एमआरएनए के टुवर्ड्स राइबोसोम्स बाइंड हो जाते हैं, एंड व्हाट दे डू, वो इस एमआरएनए को. नाउ व्हाट इज एमआरएनए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एमआरएनए की फुल फॉर्म. सो एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, फुल फॉर्म ऑफ एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए. सो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की बाउंड्री पे सब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और फिर वो इस एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन. जस्ट टोल्ड यू they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. अब जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ना, उसके साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, दैट इज कॉन्टिन्यूस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड. अब ये आपको याद करना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ की सिंथेसिस करता है. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SCR. Now, lipid-like steroidal hormones are also synthesized in SER in animals. Okay, so I hope endoplasmic reticulum is all clear to you. Okay, endoplasmic reticulum की क्विक समरी कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करी RER की, SER की, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी फर्दर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक स्पेस, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज द ल्यूमिनल स्पेस, एंड जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेस रहता है, यानी कि जो कि पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के जो भी स्पेस होता है दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस. ओके, नाउ जिस RER पे, दैट इज जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड उसी तरफ अगर वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी, एंड जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी दैट इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर एज स्मूथ. एंड वहाँ पर क्या होगी, लिपिड सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ कमिंग ऑन टू द गोल्जी apparatus.
Golgi apparatus, you have to learn the name of scientist. Camillo Golgi, scientist का नाम learn करना है आपको. Camillo Golgi in 1898. 1898 Camillo Golgi first observed densely stayed reticular structures near the nucleus. Now Golgi apparatus is also present near the nucleus. These were later named as Golgi bodies. Camillo Golgi ने ही, that is उन्हीं के नाम पर क्या दे दिया, इसको Golgi bodies का नाम दे दिया गया. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 to 1 micrometer in diameter. This also you have to learn. Okay, these are stacked parallel to each other, है ना. ये सब क्या रहते हैं, parallel रहते हैं. As you can see up here, these are the cisternae. and यहाँ पर देखो ये ends की तरफ they are broader towards the ends, and यहाँ पर बीच में क्या हो जाएंगे, narrow हो जाएंगे. ठीक है. So these are the cisternae tubules. Okay. So यहाँ पर क्या रहता है कि very number of cisternae are present in a Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus. Concentrically, what do you mean by concentrically? Concentrically, like they are present with the distance of same diameter, you can say same length, radius के distance पे वो present रहती हैं. So Camillo Golgi in 1898 first observed densely stained reticular structures, है ना, near the nucleus. अब nucleus के पास है Golgi apparatus भी, वहाँ पर बहुत सारी flat disc shaped cisternae, वो सब एक पैरेलल वे में अरेंज रहती है, जो कि एंड्स के टुवर्ड्स ब्रॉडर रहता है, बीच में आते आते वो नैरो होकर फिर से ब्रॉडर हो जाता है. ओके. सो यहाँ पर सिस्टरने और 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायामीटर रहेगा. दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. ओके. सो यहाँ पर कॉन्वेक्सिस और कॉन्केव ट्रांसफेस होता है. सो लेट्स कम ऑन टू द कॉन्वेक्सिस एंड कॉन्केव ट्रांसफेस. यहाँ पर कॉन्वेक्स सिस फेस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? वही जो हमने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, वही टाइप के कॉन्वेक्स. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एंड दिस, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ की बात करें, यानी कि दिस इज द कॉन्केव, दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्केव, एंड यहाँ पर यहीं पे अगर हम इस जगह की बात करें, सो दिस इज द कॉन्वेक्स. सो एज यू कैन सी अप हियर, सो दिस इज द ट्रांसफेस. दीज आर द सेक्रेटरी वेसिकल. यहाँ पर सेक्रेटरी वेसिकल्स, एंड इसको हम बोलते हैं ल्यूमन. दिस इज नोन एज द ल्यूमन. एंड यही पर दिस इज नोन एज द सिस्टर्ने. Incoming transport vesicle. Now what do you mean by incoming transport vesicle and newly forming vesicle? इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके. यहाँ पर क्या होता है, वेसिकल्स न्यू फॉर्मेशन, वेसिकल की नई वेसिकल्स बनती है और फिर वो गोल्जी बॉडी के अंदर आती है, एंड ऐसे ही पुरानी जो वेसिकल हो जाती है वो बाहर निकल जाती है. ठीक है. सो हमने सारी चीज़ें देख ली. दिस इज़ द सिस फेस एंड दिस इज़ द ट्रांस फेस. इसी चीज़ को दिखाने के लिए आई हैव शोड यू दिस टाइम. ठीक है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस. Now again you can see up here, the convex is the cis face and the concave is the trans face. Convex is the cis face and the concave is the trans face. So I hope this all is clear to you. What is secretory vesicle, trans face, cis face, cisternae and the reticular vesicle. ठीक है, मतलब secretory vesicle और reticular vesicle को तो हम फिर से दोबारा डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी सिस्टरने, ट्रांस फेस एंड सिस फेस, आई होप दिस इज क्लियर. Okay, so the cis and the trans face of the organelles are entirely different but interconnected, है ना. ये हमने देख लिया कि जो cis and trans face होता है वो मतलब पूरी तरीके से डिफरेंट रहता है बट फिर भी इंटरकनेक्टेड रहता है ना. वहाँ पर एक चीज़ और आपको हमेशा याद रखनी है कि एंड्स के टुवर्ड्स का रहेगा ब्रॉडर एंड बीच में रहेगा नैरो एंड देन अगेन द ब्रॉडर. ठीक है. सो ये याद रखना आप कि कॉन्केव टर्म को हमेशा ट्रांस के नाम से जाना जाएगा, यानी कि जो कॉन्केव तरह से रहेगा ना, दैट विल बी नोन एज अ ट्रांस. जो लास्ट में जैसे इस तरीके से जो लास्ट में रह जाता है, दिस इज़ द ट्रांस, एंड जो स्टार्टिंग में होता है ना, लाइक दिस इज़ द सिस. ठीक है. सो सिस में रहेगा कॉन्वेक्स एंड ट्रांस में रहेगा कॉन्केव. ओके. सो रिमेंबर दिस ऑलवेज, रिमेंबर दिस ऑलवेज.
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द गोल्जी अपरेटस. नाउ हम क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे गोल्जी अपरेटस के. सो द गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cells. Okay, so imagine Golgi apparatus be a Amazon. ठीक है, Golgi apparatus like Amazon. ठीक है, Golgi apparatus क्या होगा, Amazon होगा, फ्लिपकार्ट होगा, सेल का. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, मटेरियल आ रहा है, पैकेजिंग हो रही है, फिर डिलीवरी भी हो रही है उसकी जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है ना. सो द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्युलर. इंट्रा मीन्स विद इन. ओके, इंट्रा मीन्स विद इन, यानी कि अगर विद इन सेल चाहिए तो इंट्रा सेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल. ठीक है, आउटसाइड द सेल. मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. नाउ पैकेजिंग, अब जैसे हम आम तौर पे पैकेजिंग करते हैं लाइक उसकी तरह तो यहाँ पर पैकेजिंग नहीं होगी. ठीक है, सो यहाँ पर पैकेजिंग किस फॉर्म में होगी, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Now what it want to say, देखो ER क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर जो मटेरियल पैक हुए हैं ना वो किस फॉर्म में होंगे, वेसिकल्स की फॉर्म में. कहाँ से होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. किस चीज़ के साथ फ्यूज होंगे, सिस फेस. नाउ कैन एनीवन टेल मी कि भाई सिस फेस ऊपर की साइड था या फिर ट्रांस फेस ऊपर की साइड होता है. सिस फेस ऊपर की साइड होता है फिर ट्रांस फेस. सो आंसर शुड बी सिस फेस. ठीक है, सो कैसे याद रखोगे कि भाई वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पर फूड मटेरियल जो भी है मतलब वो पैक हो रहा है वेसिकल्स की फॉर्म में, फिर वो ईआर के साथ क्या फ्यूज करता है, सिस फेस गोल्जी अपरेटस का, और फिर वो किस तरफ मूवमेंट करता है, मैच्योरिंग फेज की तरफ उसकी मूवमेंट होती है. Okay, so this explained why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. मैंने आपको बताया था ना कि उनका डेवलपिंग इनिशिएटिंग वो जो यहाँ पर आपके इस फॉर्म में थे है ना, वहाँ पर 3 लाइक स्फेरिकल फॉर्म में वहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट थी डायग्राम्स में. ठीक है, मैंने आपको कहा था बाद में एक्सप्लेन करूँगी. सो दिस इज़ दैट थिंग एंड आई हैव टोल्ड यू कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus आर टुगेदर, मतलब थोड़ा थोड़ा पास में रहते हैं, दे आर नॉट फार अपार्ट. सो दीज बोथ आर, देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक तरह से ये कैसे कोऑर्डिनेशन करके काम कर रहे हैं. सो ये रहा इनका काम. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में. देखो पहले वो पैक हो जाता है, फिर वो ईआर के साथ फ्यूज़ होता है. क्या फ्यूज़ होता है ईआर के साथ, सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus. ठीक है, और फिर वो कहाँ पे मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करता है. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. नाउ यहीं से हमें पता लगता है कि गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कैसे करती है. अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी apparatus. देखो हमने एक कोऑर्डिनेशन का काम देख लिया. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड वर्क ऑफ द कोऑर्डिनेशन. पहला हमने क्या देखा कि वहाँ पर जो फूड पैकेजिंग हो रही है ना, द फूड पैकेजिंग जो हो रही है वहाँ पर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus दोनों के वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए जब भी पूरी तरीके से फूड पैकेजिंग होगी. ठीक है, जब भी वहाँ पर जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उस, नॉट एक्चुअली फूड, वही कोई भी सब्सटेंस जिसकी पैकेजिंग करनी है, कोई भी सब्सटेंस उसकी रिक्वायरमेंट जहाँ पर होगी पहले वो वेसिकल्स की फॉर्म में बनेगा, देन ईआर फ्यूज़ करेगा सिस फेस के साथ एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स अ मैच्योरिंग फेस. ओके, ऐसे ही दूसरा काम क्या है कि बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमने पढ़ा था ना अभी कि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो प्रोटीन्स बने होते हैं अब वो गोल्जी apparatus के सिस्टर्ने हमने देख लिया क्या होता है सिस्टर्ने. सो वहाँ सिस्टर्ने पे आकर गोल्जी apparatus के दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज. अगेन लेट्स रीड इट अगैन. ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर द रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज. नाउ पता है क्या, ट्रांस फेज से रिलीज़ करे जाते हैं है ना, ट्रांस फेज से रिलीज़ करे जाते हैं, सिस फेज से एंट्री लेते हैं. सो यहाँ पर जो सिस्टर ने है ना, जो गोल्जी apparatus के सिस्टर ने है ना, वहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम्स को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर वो मॉडिफाइड करने के बाद
ठीक है, इनकी मॉडिफिकेशन के बाद दे विल बी रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। खैर, सो गोल्जी apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids। सो हमने अभी तक गोल्जी apparatus के बारे में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी in 1898। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। इन्होंने किस तरीके से ऑब्जर्व किया कि एक दिस इज़ लाइक अ वेरी डेंस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट है, डेंस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ओके, इट हैज़ मैनी सिस्टर्न हमने अंडरस्टैंड किए थे। ठीक है, जिनका डायामीटर कितना होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, है ना। यहाँ पर ये सभी जो सिस्टर्न होते हैं दे आर लाइक फ्लैट और डिस्क शेप्ड एंड ये सभी एक साथ पैरेलली अरेंज रहते हैं। अगैन एंड में थोड़े ब्रॉडर रहते हैं और बीच में नैरो, अगैन ब्रॉडर। ओके, सो यहाँ पर जो सिस फेस रहता है, द सिस फेस इज कॉन्वेक्स फेस एंड ट्रांस फेस इज द कॉन्केव फेस। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, कॉन्केव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। ठीक है, यानी कि कॉन्केव ट्रांस को ही यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैच्योरिंग फेस। सो कहीं पर भी जैसे यहाँ पर आपको बताया गया था ना, बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेस, है ना। सो दैट इज बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द मैच्योरिंग फेस भी कहेंगे। दैट मीन कि ये ट्रांस फेस ही कहना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या नेक्स्ट थिंग है कि गोल्जी apparatus का फंक्शन बताया कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ठीक है, या तो विद इन द सेल काम चलेगा या फिर बाहर भी चल सकता है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर पहले जो मटेरियल पैक होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होगा। एंड द वेसिकल्स देन वो जो वेसिकल्स होंगी दे विल फ्यूज विद द ईआर। दैट इज कि वो जो ईआर होगा दैट विल फ्यूज द सिस फेस। ठीक है, द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। यहाँ पर ईआर ने किसके साथ फ्यूजन करी, सिस फेस के साथ, एंड मूवमेंट किसकी तरफ करी, ट्रांस फेस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी द सिस फेस। ठीक है, यहाँ पर लेट इट बी द सिस फेस। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो यहाँ पर ऊपर ये भी जो भी चीज़ दिखाई जा रही है, दिस इज द सिस फेस, दिस इज द ट्रांस फेस। यहाँ पर सिस फेस में क्या होगा, सिस फेस में जो भी मटेरियल आया, ठीक है, सिस फेस से जो भी मटेरियल आया उसकी फ्यूजन किसके साथ होगी, ईआर के साथ। ठीक है, और वहाँ पर फ्यूजन होने के बाद इट विल मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस मीन्स द ट्रांस फेस। ठीक है, यहीं से एक और बात होती है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी तो हमने इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अंडरस्टैंड करा। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या था कि जो गोल्जी apparatus है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो जो वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो गोल्जी apparatus में आके, गोल्जी apparatus के सिस्टर्न में आके थोड़ा मॉडिफिकेशन होती है उसमें, एंड देन वो ट्रांसफेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एंड द गोल्जी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो आई होप गोल्जी apparatus तो आपको सेशन देखते देखते ही लर्न हो गया होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। टिल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो पार्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the Golgi apparatus. Now coming on to the lysosomes and then we will study the vacuoles. Okay, so lysosomes are the membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Now अब गोल्जी apparatus में पैकेजिंग हो रही है, उसी से लाइजोसोम की फॉर्मेशन होती है। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ लाइजोसोम? लाइजोसोम को एक नाम से और जाना जाता है, प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गोल्जी apparatus का नाम एक और नाम होता है, प्लीज आंसर दैट ऑल्सो मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये दो आपका होमवर्क रहेंगे कि आपको गोल्जी apparatus के एंड लाइजोसोम के दूसरे नहीं पता। पहले लाइजोसोम्स के बेसिक एक बार देख लेते हैं जो कि हमने 9th में स्टडी करे थे। ओके, सो लाइजोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल।
दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके पास क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, ठीक है. व्हाट इज दिस, इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. एंड लाइजोसोम, इफ आई टेल यू द फैक्ट ना, लाइजोसोम इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. राइट डाउन इन योर नोटबुक, write down in your notebook that lysosomes are the smallest membrane bound cell organelle, and the ribosomes are the smallest organelle, smallest non membrane bound organelle. Okay, they are the smallest but having no membrane. Okay, so that contains digestive enzymes. Lysosomes are involved with various cell processes, ठीक है. दे ब्रेक डाउन एक्सेस और worn out सेल पार्ट्स, ठीक है, मतलब जो भी एक्सेस फूड होता है, मतलब जो भी चीज़ एक्सेस होती है ना, दे ब्रेक डाउन एक्सेस और worn out सेल पार्ट्स, ठीक है. इसीलिए उनको क्या भी कहा जाता है, लाइसोसोम्स को, दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. ओके, they may be used to destroy invading and viruses and bacteria. So lysosomes are quite important. So now let's come on to the structure of lysosome. So guys, let's go through to the all things again, ठीक है. एक बार go through हो जाते हैं, ठीक है. This is the smooth ER, ये lipid है. Observe this GIF properly, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनल से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द गोल्जी apparatus. यहाँ पे वेसिकल्स भी शो कर दी, ठीक है. ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों को एक साथ दिखा दिया. नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है. ओके, सो यहाँ पर राइबोसोम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं. अब यहाँ से वेसिकल गया है ना, वेसिकल गया ना गोल्जी apparatus के पास. ओके, वेसिकल गया गोल्जी apparatus के पास. अब वहाँ पर गोल्जी apparatus क्या करेगा, फूड पैकेजिंग करेगा. यस, ओके, सो दिस इज द थिंग. यहाँ पर वेसिकल आ गई विद लिपिड, ठीक है. अब वो वहाँ पर चलेगा. अब यहाँ से इसको क्या बता दिया गया, दिस इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है. अगेन ऑब्जर्व दिस, ठीक है, अगेन ऑब्जर्व दिस. ओके, दीज आर द वेसिकल्स. ओके, सो यहाँ से जो वेसिकल्स होंगी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे, राइबोसोम्स, ओके, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. नो वेसिकल, अब जिस वेसिकल के पास प्रोटीन था वो कहाँ पर चली गई, गोल्जी apparatus में, ठीक है. अब गोल्जी apparatus से, अब यहीं से क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus विल फॉर्म अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, सो गाइज दिस इज द लाइसोसोम, ठीक है. ये लाइसोसोम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग. यहाँ पर एंजाइमल कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन्स एंड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. Okay, so lysosomes are again reading it from the starting. Lysosomes क्या होते हैं, membrane bound vesicular structures होते हैं. किस process से बनते हैं ये, they form by the process of packaging in the Golgi apparatus. Okay, the isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme. This is important guys कि जो ये lysosomes होते हैं ना, that is the isolated lysosomal vesicles, they are very rich in almost सारे टाइप के, मतलब सारे ही almost सारे टाइप के हाइड्रोलिटिकल एंजाइम्स होते हैं ना, उनमें मतलब इनके अंदर हाइड्रोलिटिकल एंजाइम्स की अमाउंट ज़्यादा होती है. हाइड्रोलिटिकल एंजाइम्स मीन हाइड्रोलेसिस, ठीक है, हाइड्रोलेसिस भी होते हैं इनके अंदर. हाइड्रोलेसिस मीन्स, अब जैसे कैलॉस, ठीक है, एक एंजाइम है कैलॉस एंड एक है कैलेज. कैलॉस हो गई वो एंजाइम एंड कैलेज मीन की जो कैलॉस की ब्रेक डाउन में हेल्प करे. सो लाइक दिस हाइड्रोलेसिस को भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है. सो हाइड्रोलेसिस लाइक लिपेसिस, प्रोटीएसिस एंड कार्बोहाइड्रेसिस, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गोल्जी apparatus में जो पैकिंग होती है उसके दौरान बनते हैं. और ये ऑलमोस्ट उनके पास सारे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, हाइड्रोलेसिस भी होते हैं जैसे कि लिपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, ठीक है. और ये
एक्टिव कैसे होते हैं? एसिडिक पीएच पे दे आर एक्टिव, ठीक है, दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच. एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, ठीक है. पॉइंट्स की फॉर्म में आप नोटबुक में क्या क्या लिखते जाओगे, देखो आपको पॉइंट बनाने हैं एंड यू हैव टू नोट डाउन. फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus, ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखोगे दैट आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स आर रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट लिखोगे, दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच. एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. इस फॉर्म में आपको अपने नोट्स बनाने हैं. अगर आप अपने नोट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में बनाओगे सो दे विल बी लाइक कि आपको वो छोटे लगेंगे एंड आपको फिर लर्न करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है. सो लाइसोसोम्स आर डन. Coming on to the last part of endomembranous system, that is the vacuole. Vacuole क्या होता है? Vacuole एक वो लार्ज सा स्ट्रक्चर जो कि एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. रिमेंबर हमने देखा था कि वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, ठीक है. सो वैक्यूल ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. So vacuole is a membrane bound space found in the cytoplasm. It contains, now अगर आपको यहाँ पर भी notes बनाने हैं so you can first write down the point. The vacuole is a membrane bound organelle. It contains water sap, excretory products and other materials not useful for the cell, ठीक है. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. अब आप इसके साथ ही लिख सकते हो जब आप लिखोगे membrane bound organelle and यू कैन राइट दैट इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है. सो आपको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी. मेम्ब्रेन बाउंड की जगह अगर आप लिखोगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और उसी सिंगल मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब जो चीज़ें प्लांट सेल के लिए या फिर किसी भी सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो सब वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहती हैं. In plant cell, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Because मैंने आपको बताया ही जो vacuoles होता है वो पूरे में like this वो पूरे में फैले रहते हैं ना. हम जब plant cell का structure हमने पहले देखा था तो हमने वहाँ पे देखा था ना vacuoles is a very large structure है ना. Okay, so 90% तक की वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो आपको ये भी अपने नोट्स में डालना है. In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against concentration gradient. Again यहाँ पर टर्म आ गई concentration gradient. Concentration gradient वाली टर्म को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था with a lot of amazing GIF, ठीक है. सो जिस बच्चे ने वो वाला सेशन मिस करा है गो एंड वॉच दैट सेशन. द लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको हर एक वीडियो में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. सो आप उस प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करी थी, ठीक है. सो टोनोप्लास्ट क्या करता है? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करता है वैक्यूल के अंदर, ठीक है. हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म. नाउ इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? जो हमने लास्ट क्लास में ऑस्मोसिस पढ़ा था ना उसी से आया है वर्ड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है. सो अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ना दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन. सो राइट डाउन दिस इन योर नोट्स, ठीक है. और यहाँ पे ये भी लिखोगे दैट इन द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है. सो मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ठीक है. फूड वैक्यूल कैसे बनती है? फूड वैक्यूल मीन्स जो फूड वो लेते हैं इनटेक करते हैं उसकी वैक्यूल किस तरीके से बनती है जब वो उस फूड को एंगल्फ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है? ये जो लेयर है दिस इज द टोनोप्लास्ट लेयर. हमने देखा था ना वैक्यूल की आउटर लेयर कौन सी होती है? आउटर लेयर इज द टोनोप्लास्ट लेयर, ठीक है. उसके अंदर दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल एंड दिस इज द सेल सैप. ओके, सो आई होप वैक्यूल इज ऑल क्लियर टू यू. ओके, सो नाउ दिस इज द engulfing of the food vacuole in the protist. Engulfing of food vacuole,
ठीक है। यहाँ पर अब जो फूड वैक्यूल है वो एंगल्फ कैसे करते हैं प्रोसेस, यहाँ पर अमीबा का ही एग्जांपल दिखा रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, फूड बीइंग एंगल्फ्ड बाय द सूडोपोड्स, ठीक है। यहाँ पर ये फूड है और ये क्या करेंगे, एक तरह से यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, इसको कवर करता जाएगा, ठीक है। पहले फूड यहाँ पर होगा और अमीबा मान लो यहाँ तक है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, अमीबा यहाँ तक आएगा उसके सूडोपोडिया की हेल्प से, फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, देन इट विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, पूरी तरीके से घेर लेगा एंड देन इट विल फॉर्म लाइक दिस, यानी कि फूड वैक्यूल फाइनली दिस विल एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है। सो यहाँ से फूड बीइंग एंगल्ड बाय द सूडोपोड्स और यहाँ पे फूड वैक्यूल क्या हो गया, डाइजेस्ट फूड। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये क्या कर रहे हैं, excrete वाटर एंड वेस्ट, ओके। सो आई होप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड कैसे फूड एंगल्फ करते हैं दीज मतलब अमीबाज या फिर प्रोटिस्ट कैसे फूड को एंगल्फ करते हैं, दिस इज ऑल क्लियर टू यू। Okay friends, so I hope the endomembrane system is all clear to you.